हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। हम बिहेवियरिज्म पढ़ रहे थे और बिहेवियरिज्म टॉपिक पर ये हमारा सेकंड वीडियो है। हमने देखा था कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच को हम दो तरह की थेरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था क्लासिकल कंडीशनिंग थेरीज और सेकंड था ऑपरेंट कंडीशनिंग थेरीज। फर्स्ट वीडियो में हम क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अनुसार लर्निंग दो चीजों से हो सकती है। पहला है रीइंफोर्समेंट और दूसरा है पनिशमेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग कहती है कि हम लर्निंग करते समय बिहेवियर और कंसिक्वेंस में एक एसोसिएशन बना लेते हैं। मतलब अगर हमारा बिहेवियर एक डिजायर्ड कंसिक्वेंस देगा तो हम उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेंगे। अगर हमारे बिहेवियर की वजह से हमें डिजायर्ड कंसिक्वेंस नहीं मिलेगा तो हम उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेंगे। चलिए इसे एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हम सर्दियों में एक जैकेट पहनते हैं और जैकेट हमें गर्म रहने में मदद करती है। मतलब कि हमें जैकेट पहनने के बाद एक डिजायर्ड आउटपुट मिला। जैकेट पहनने का कॉन्सिक्वेंस एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस था। इसीलिए इस बात की संभावना ज्यादा है कि अगले बार हम ये बिहेवियर फिर से रिपीट करेंगे। मतलब कि नेक्स्ट सर्दियों में हम फिर से जैकेट पहनेंगे। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्विच को टच कर लेते हैं और आपको शॉक लग जाता है तो ये आपके लिए एक अनडिजायर्ड आउटपुट है। मतलब सॉकेट को टच करना आपके लिए एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस था। इसीलिए इस बात की संभावना कम है कि आप फिर से इस सॉकेट को टच करेंगे, क्योंकि आपको एक अनडिजायर्ड आउटपुट मिला है। तो इसीलिए जब हमें एक डिजायर्ड आउटपुट मिलता है तो हम उस बिहेवियर को फिर से रिपीट करना चाहते हैं। लेकिन अगर से हमें अनडिजायर्ड आउटपुट मिलता है तो हम उस बिहेवियर को फिर से रिपीट नहीं करते। तो चलिए अब कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में लर्निंग दो तरह से हो सकती है। पहला है रीइंफोर्समेंट, जिसमें हम एक बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं, और दूसरा है पनिशमेंट, जिसमें हम किसी एक स्पेसिफिक बिहेवियर को डिक्रीज करते जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये रीइंफोर्समेंट क्या होता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि रीइंफोर्समेंट में हम किसी एक स्पेसिफिक बिहेवियर को इंक्रीज करते जाते हैं। आप अज्यूम कीजिए कि हमने एक बच्चे से कहा कि अगर वो अपना रूम अच्छे से साफ करेगा तो हम उसे चॉकलेट्स देंगे। अब बच्चे को ये चॉकलेट्स चाहिए। मतलब ये चॉकलेट्स बच्चे के लिए रीइंफोर्सर का काम करेगी, और इस रीइंफोर्सर की वजह से बच्चा ये अपना बिहेवियर बार बार रिपीट करेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो चलिए इन दोनों को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप अज्यूम कीजिए कि एक बच्चा अच्छे ग्रेड्स लेके आता है, इसीलिए उसके पेरेंट्स उसे एक मोबाइल फोन गिफ्ट करते हैं। अब ये मोबाइल फोन इस बच्चे के लिए एक डिजायर्ड थिंग है। इसीलिए इस तरह के रीइंफोर्समेंट को हम कहेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। वही अगर एक बच्चा अच्छे ग्रेड्स लेके आता है और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अब आज के बाद उसे गार्डन साफ करने की जरूरत नहीं है, जो कि उसके लिए एक अनडिजायर्ड थिंग थी, हम उससे अनडिजायर्ड चीज को ले ले रहे हैं, इसीलिए इस तरह के रीइंफोर्समेंट को हम कहेंगे निगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर हम उसकी डिजायर्ड थिंग उसे देते हैं तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर हम उसकी अनडिजायर्ड चीज को उससे ले लेते हैं तो उसे कहेंगे हम निगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। आप अज्यूम कीजिए कि एक बच्चा अगर क्लास में टॉप आता है और उसके पेरेंट्स उसे एक बाइसिकल दिला के देते हैं, जो कि उस बच्चे के लिए एक डिजायर्ड थिंग है। तो ये बाइसिकल इस बच्चे के लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम करेगी, क्योंकि ये बाइसिकल उस बच्चे के लिए एक डिजायर्ड थिंग है। अगर एक एम्प्लॉय ऑफिस में अच्छा काम करता है, अपने टारगेट्स मीट कर लेता है और उसकी कंपनी उसे बोनस देती है, सैलरी में हाइक देती है, तो ये चीज इस एम्प्लॉय के लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम करेगी, क्योंकि ये एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी सैलरी हाइक हो जाए, उसे बोनस मिल जाए। अगर आपका बच्चा होमवर्क कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद आप उसे टीवी देखने देते हो, उसका फेवरेट शो देखने देते हो, तो ये इस बच्चे के लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम करेगा। तो चलिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसमें हम एक नेगेटिव आउटकम को अवॉइड या फिर रिमूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक बच्चा खाना खाने के बाद में अपनी प्लेट्स को वॉश करके रखता है ताकि वो अपने मॉम की डांट को अवॉइड कर सके।
अब यहाँ पर मैं काम अपने मॉम की डांट को या फिर एक अनडिजायरेबल आउटकम को अवॉइड करने के लिए हो रहा है, इसीलिए ये एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। वैसे ही अगर आप शुगर को अवॉइड करते हैं ताकि आप मोटे ना हो जाए, तो यहाँ पर मैं आप ओबेसिटी को अवॉइड करने के लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, इसलिए ये भी आपके लिए एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। वैसे ही अगर एक बच्चा फेल्यूर को अवॉइड करने के लिए पढ़ाई करता है, वो चाहता है कि वो फेल ना हो जाए इसीलिए वो पढ़ाई कर रहा है, तो ये इसके लिए एक निगेटिव रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि वो एक अनडिजायरेबल थिंग को अवॉइड करने की या फिर रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट है कि रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, दोनों ही केसेस में हमारे डिजायर्ड बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों ही तरह के रीइंफोर्समेंट में हमारा बिहेवियर इंक्रीज होता है। सेकेंड पॉइंट है कि रीइंफोर्समेंट तभी इफेक्टिव होगा अगर हम रीइंफोर्सर को बिहेवियर की इमीडिएटली बात प्रोवाइड कर दे। मतलब कि अगर बच्चे ने आज अच्छे ग्रेड लेके आए हैं और अगर हम उसे बाइसिकल 6 महीने बाद दिला के देंगे, तो ये रीइंफोर्सर अच्छे से काम नहीं करेगा, रीइंफोर्समेंट इफेक्टिव नहीं होगा। अगर बच्चे ने आज अच्छे ग्रेड लेके आए हैं, अगर हम बाइसिकल को रीइंफोर्सर की तरह यूज करना चाहते हैं, तो हमें रीइंफोर्सर जस्ट बिहेवियर के बाद प्रोवाइड कर देना चाहिए, तभी रीइंफोर्समेंट इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लासरूम में एज ए टीचर हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट का। तो ये सभी पॉइंट थे रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कोई भी तरह का रीइंफोर्समेंट हो, चाहे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट चाहे निगेटिव रीइंफोर्समेंट, हमारे बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। उसके बाद में कि हमें रीइंफोर्समेंट इमीडिएटली बिहेवियर के बाद प्रोवाइड कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट था कि हमें एज ए टीचर क्लासरूम में ज्यादातर समय पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट का। जैसे कि हमने इस वीडियो में पहले भी बात की है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है रीइंफोर्समेंट और दूसरा होता है पनिशमेंट। अब तक हमने रीइंफोर्समेंट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि हम रीइंफोर्समेंट में किसी एक बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं, हम बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। हमने देखा था कि रीइंफोर्समेंट के दो प्रकार होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें हम कोई एक डिजायरेबल थिंग को ऐड करते हैं, और दूसरा प्रकार होता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें हम एक अनडिजायरेबल थिंग को रिमूव कर देते हैं। अब हम बात करेंगे पनिशमेंट की, जिसके अंदर में हम बिहेवियर को डिक्रीज करते हैं। तो चलिए पनिशमेंट देखते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में पनिशमेंट का इस्तेमाल किसी बिहेवियर के निगेटिव आउटकम को फ्यूचर में कम करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर किसी बैड बिहेवियर पर हम पनिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो इस बात के चांसेस कम है कि फ्यूचर में हम ये बिहेवियर को रिपीट करें। मतलब पनिशमेंट का इस्तेमाल बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए किया जाता है, जबकि हमने देखा था कि रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल हम बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। रीइंफोर्समेंट की तरह ही पनिशमेंट के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है पॉजिटिव पनिशमेंट, दूसरा होता है निगेटिव पनिशमेंट। तो चलिए इन दोनों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप अज्यूम कीजिए कि आपका चाइल्ड एक एग्जाम में फेल हो जाता है, इसलिए आप उसे बहुत बुरी तरह से डांटते हो। ये एक पॉजिटिव पनिशमेंट का एग्जाम्पल है। वही अगर आपका चाइल्ड फेल हो जाता है और आप उससे उसका एक फेवरेट वीडियो गेम ले लेते हो, तो ये एक नेगेटिव पनिशमेंट का एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर मैं देख सकते हो कि पॉजिटिव पनिशमेंट में हमने एक अनडिजायरेबल आउटपुट प्रोवाइड किया, मतलब एक ऐसी चीज जो इसे पसंद नहीं थी। और निगेटिव पनिशमेंट में हमने उसकी एक पसंदीदा चीज उससे ले ली। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में हम एक अनडिजायरेबल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, और निगेटिव पनिशमेंट में हम एक डिजायरेबल चीज उससे ले लेते हैं। यही डिफरेंस है पॉजिटिव पनिशमेंट और निगेटिव पनिशमेंट में। पॉजिटिव पनिशमेंट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि ये कंसेप्ट हमारे मन में और अच्छे से स्टेब्लिश हो जाए। अगर आप एक रेड सिग्नल क्रॉस कर लेते हो और आपको फाइन भरना पड़ता है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पनिशमेंट है, क्योंकि फाइन भरना आपके लिए एक निगेटिव आउटकम है, अनडिजायरेबल आउटकम है। वैसे ही अगर आप बाहर का खाना खा के बीमार पड़ जाते हो, तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव पनिशमेंट है, क्योंकि बीमार पड़ जाना आपके लिए एक डिजायरेबल आउटकम नहीं है, ये आपके लिए एक अनडिजायरेबल आउटकम है, निगेटिव आउटकम है। इसीलिए ये आपके लिए एक पॉजिटिव पनिशमेंट की तरह काम करेगा।
अब निगेटिव पनिशमेंट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। निगेटिव पनिशमेंट में हमने देखा था कि हम पर्सन से उसकी एक डिजायरेबल चीज ले लेते हैं। जैसे कि अगर कोई चोर चोरी करता है और हम उसे जेल में डाल देते हैं, तो जेल में डालकर हमने उससे उसकी फ्रीडम ले ली है, तो इसे जेल में डालना इस चोर के लिए एक नेगेटिव पनिशमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने उससे उसकी एक डिजायरेबल चीज मतलब उसकी फ्रीडम ले ली है। वैसे ही अगर कोई एक एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करता, टारगेट मीट नहीं करता और कंपनी उससे उसकी कार जो कि कंपनी ने ही उसे दी थी ले लेती है, तो ये इसके लिए एक नेगेटिव पनिशमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने उससे उसकी एक डिजायरेबल चीज ले ली है। तो नेगेटिव पनिशमेंट में हम पर्सन से उसकी एक डिजायरेबल चीज ले लेते हैं। पनिशमेंट से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, ये हमेशा अनडिजायर्ड बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करती है। मतलब जब हम पनिशमेंट प्रोवाइड करेंगे तो अनडिजायर्ड बिहेवियर कम कम होता जाएगा। सेकेंड पॉइंट, पनिशमेंट इफेक्टिव होने के लिए उसे इमीडिएट और कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि क्रिमिनल्स को जेल में डालने पर भी वो नहीं सुधरते, क्योंकि क्राइम कमिट करने के बहुत दिनों तक भी हम उन्हें पनिशमेंट नहीं देते, वो ऐसे ही बाहर घूमते रहते हैं और पनिशमेंट इमीडिएट नहीं होती। दूसरी चीज, पनिशमेंट हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि फाइन लगाने के बाद में भी कई लोग ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस कर देते हैं, रेड सिग्नल क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी फाइन लगता है कभी नहीं लगता, हम कंसिस्टेंटली फाइन नहीं लगाते। अगर हम ऐसे सिस्टम बना दे कि हर बार रेड सिग्नल क्रॉस करने पर फाइन लगेगा, तो लोग रेड सिग्नल को क्रॉस करना लगभग बंद कर देंगे। इसीलिए पनिशमेंट इमीडिएट और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। पनिशमेंट का एक ड्रॉबैक ये भी है कि पनिशमेंट देते समय हम ये तो बता देते हैं कि क्या नहीं करना है, लेकिन इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते कि क्या करना है। इस वजह से वो पर्सन ये नहीं सीख पाता कि अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए। पनिशमेंट हमेशा इफेक्टिव होगी ये जरूरी नहीं है। अगर एक बच्चा होमवर्क नहीं करता है और हम उसकी पिटाई करते हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे वो अपना होमवर्क कर ले। लेकिन अगर कोई बच्चा कंसिस्टेंटली रोज होमवर्क नहीं कर रहा और हम उसकी रोज पिटाई करें, तो हो सकता है कि ये बच्चा आगे जाके एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए, या फिर हो सकता है कि ये क्रिमिनल ही बन जाए। इसीलिए लॉन्ग टर्म में पनिशमेंट के बैड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कई बार ऐसे हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या फर्क होता है। तो चलिए दोनों को एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम कोई एक निगेटिव कंडीशन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि अगर अच्छे ग्रेड्स ले आए तो गार्डन साफ नहीं करना पड़ेगा। मतलब हमने वहां पर में निगेटिव कंडीशन को रिमूव कर दिया था, ताकि अच्छे ग्रेड्स लाने का बिहेवियर स्ट्रांग हो सके, स्ट्रेंथन हो सके। वही अगर हम पनिशमेंट की बात करें, तो पनिशमेंट में हम कोई एक स्टिमुलस को या तो प्रेजेंट करते हैं या तो फिर उसको निकाल लेते हैं, ताकि कोई एक बिहेवियर वीक हो सके, डिक्रीज हो सके। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि एक बार राम बीमार पड़ गया, इसीलिए उसके फादर ने उससे सजेस्ट किया कि आज ऑफिस ना जाए और घर पर ही रह के आराम करे। तो आप बताइए कि ये राम के लिए एक निगेटिव रीइंफोर्समेंट है या फिर पनिशमेंट है। आप यहाँ पर मैं देख सकते हो कि राम को यहाँ घर पर रुकने के लिए बोला गया है, लेकिन घर पर रुकने से उसका जो नेगेटिव आउटकम है, मतलब जो उसकी इलनेस है, वो कम हो रही है। इसलिए इस केस में राम के लिए घर पे रुकना एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा, ना कि पनिशमेंट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आप अज्यूम कीजिए कि राम को हर सैटरडे मॉर्निंग पर उसका रूम साफ करना होता है, लेकिन इस बार उसने अपना रूम साफ नहीं किया और बिना रूम साफ किए ही अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। इसीलिए उसके फादर ने उससे कहा कि इस बार वो पूरा हफ्ता घर पर रहेगा और पूरा घर साफ करेगा। तो आप बताइए कि राम के इस बिहेवियर पर उसे निगेटिव रीइंफोर्समेंट मिला या फिर पनिशमेंट मिली। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं राम के लिए एक निगेटिव आउटकम प्रोड्यूस हो गया है, निगेटिव आउटकम ऐड हो गया है, इसीलिए यहाँ पर
राम के लिए पनिशमेंट है, ना कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग के दोनों कंपोनेंट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि रीइंफोर्समेंट में हम एक बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं। फिर हमने देखा था कि रीइंफोर्समेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और सेकंड होता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम एक डिजायर्ड थिंग को ऐड करते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि अच्छे ग्रेड आएंगे तो हम मोबाइल देंगे, जो कि एक डिजायर्ड थिंग है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हमने देखा था कि हम अनडिजायर्ड थिंग को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमने पनिशमेंट में देखा कि हम डिक्रीज करते हैं बिहेवियर को। उसके बाद में हमने देखा था कि पनिशमेंट के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव पनिशमेंट और एक होती है निगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम एक निगेटिव आउटपुट को या फिर निगेटिव आउटकम को ऐड करते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि अगर अच्छे ग्रेड नहीं आएंगे या फिर फेल हो जाएंगे तो हम बच्चे को डांटते हैं, जो कि एक निगेटिव आउटकम है उसके लिए। उसके बाद में हमने देखा था निगेटिव पनिशमेंट, जिसमें हमने देखा था कि एक उसकी डिजायर्ड थिंग को हम वहां से रिमूव कर देते हैं, जैसे कि हमने उसका वीडियो गेम ले लिया था फेल होने पर। तो ये था पूरा ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए आगे पढ़ने से पहले अब तक हमने जो पढ़ा उस पर बेस्ड एक कंसेप्ट चेक देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट अपने एक स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसने अपनी एग्जाम भी क्लियर नहीं की, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने जो उसे लास्ट ईयर वीडियो गेम दिया था उससे वापस ले लिया है। आपको बताना है कि ये वाला केस इनमें से किस चीज का एग्जाम्पल है। आप बताइए कि क्या ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है, या फिर ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है, या फिर ये पॉजिटिव और निगेटिव पनिशमेंट का एग्जाम्पल है। आप बताइए। वेरी गुड, ये एग्जाम्पल है निगेटिव पनिशमेंट का। क्योंकि निगेटिव पनिशमेंट पढ़ते समय हमने देखा था कि निगेटिव पनिशमेंट में हम उस पर्सन से उसकी कोई एक डिजायरेबल थिंग, उसकी कोई एक अच्छी चीज उससे ले लेते हैं, ताकि हम कोई एक स्पेसिफिक बिहेवियर को डिक्रीज कर सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। लर्निंग प्रोसेस में शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी हम रीइंफोर्समेंट हर समय देते हैं और कभी कभी एक सर्टेन टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि हम एक स्टूडेंट के हर टफ आंसर पर एक चॉकलेट उसे दे, या फिर ऐसे हो सकता है कि हम उसे हर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर पर एक चॉकलेट दे। इसीलिए हम शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, एक होता है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। तो चलिए इन दोनों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में हम हर टाइम जब भी हमारा डिजायर्ड बिहेवियर अचीव होता है, हम उस पर रीइंफोर्सर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा अपना रोज रूम साफ करता है और हम उसे रोज एक चॉकलेट प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में जैसे कि हमने देखा कि हम हर समय रीइंफोर्सर प्रोवाइड करते हैं, और जब हम रीइंफोर्सर प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके वजह से बिहेवियर और रिस्पॉन्स में एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन जाता है। इस स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की वजह से ये जो बिहेवियर है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, स्ट्रेंथन होता जाता है। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि अगर एक बच्चा अपनी रूम को साफ करता है और हम उसे एक चॉकलेट देते हैं, तो इस एसोसिएशन की वजह से इसका ये रूम साफ करने का बिहेवियर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में रिस्पॉन्स क्विक हो सकता है, लेकिन अगर से हम रीइंफोर्समेंट को विड्रॉ कर ले या फिर बंद कर दे तो हो सकता है कि जो पर्सन है वो रिस्पॉन्स करना भी बंद कर दे। जैसे कि अगर हम हमारे पिछले एग्जाम्पल की बात करें कि एक बच्चा अपना रूम साफ करता है और हम उसे चॉकलेट देते हैं, अगले दिन भी उसने अपना रूम साफ किया, हमने उसे चॉकलेट दी और हम ऐसे ही करते गए। अगर हम कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं और अचानक से हमने रीइंफोर्समेंट देना बंद कर दिया, मतलब कि चॉकलेट देना बंद कर दिया, तो हो सकता है कि वो बच्चा रिस्पॉन्स देना भी बंद कर दे, मतलब अपना रूम साफ करना बंद कर दे। इसीलिए हमें कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट को पार्शियल रीइंफोर्समेंट के साथ में कंबाइन करके देना चाहिए। मतलब कि अगर एक बच्चा अपना रूम साफ कर रहा है तो इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में तो हमें उसे रोज चॉकलेट देना चाहिए, लेकिन अगर एक बार उसकी रूम साफ करने की हैबिट क्रिएट हो जाए तो हमें नेक्स्ट टाइम से चॉकलेट उसे सर्टेन टाइम्स पर ही देना चाहिए, ना कि हर समय। इससे चाइल्ड को समझ में आ जाएगा कि हो सकता है कि चॉकलेट उसे मिले या फिर ना मिले।
वो फिर भी अपना रूम साफ करना स्टार्ट रखेगा, जारी रखेगा, इस होप में कि हो सकता है कि उसे नेक्स्ट टाइम चॉकलेट मिल जाए। हमारा नेक्स्ट टाइप है इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट, जिसे हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। इस तरह के रीइंफोर्समेंट में हम रीइंफोर्सर को हर एक डिजायर्ड बिहेवियर पर प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि एक सर्टेन टाइम पर ही रीइंफोर्समेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा अपना रूम साफ करता है और हम उसे पहले दिन एक चॉकलेट दे रहे हैं और नेक्स्ट डे उसे कुछ भी रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहे, मतलब नेक्स्ट डे हम उसे चॉकलेट नहीं दे रहे और फिर हमने उसे थर्ड डे चॉकलेट दी, तो ये एक पार्शियल रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर में हम कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पर में एक चीज ध्यान रखनी है कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट में जो लर्निंग की प्रोसेस है या फिर जो बिहेवियर लर्निंग है, ये थोड़ी सी स्लो हो सकती है, लेकिन जब एक बार ये लर्निंग इस्टेब्लिश हो जाए, ये बिहेवियर सीख जाए, तो इसका एक्सटिंक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको पार्शियल रीइंफोर्समेंट में ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर में रीइंफोर्सर को हर डिजायर्ड बिहेवियर पर प्रोवाइड नहीं करते। इसमें बिहेवियर लर्निंग की प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन अगर से एक बार बिहेवियर इस्टेब्लिश हो जाए तो इसका एक्सटिंक्ट होना मुश्किल होता है। डिपेंडिंग ऑन कि हम रीइंफोर्सर किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए इन चारों टाइप को एक एक करके और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल में हम रीइंफोर्सर तभी प्रोवाइड करते हैं जब हमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा हो। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि हम एक रैट को ये सिखा रहे हैं कि जब जब वो इस बटन को प्रेस करेगा, तब तब उसे एक ब्रेड का टुकड़ा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर में हम ब्रेड का टुकड़ा उसे तभी देंगे जब वो 15 टाइम्स उस बेल को प्रेस करेगा। तो आपने देखा यहाँ पर में कि शेड्यूल फिक्स्ड है, मतलब कि जब तक वो 15 टाइम्स उस बटन को प्रेस नहीं करेगा, तब तक उसे ब्रेड का टुकड़ा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर में हमने देखा कि किस तरह से एक फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स जब तक नहीं आता, तब तक हम रीइंफोर्सर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप अज्यूम कीजिए कि एक फैक्ट्री में वर्कर्स जब तक 100 प्रोडक्ट्स नहीं बना लेते हैं, तब तक उनकी पेमेंट नहीं होती है। यहाँ पर में पेमेंट उनका रीइंफोर्सर है और 100 प्रोडक्ट बनाना उनका एक रिस्पॉन्स। जब तक ये 100 प्रोडक्ट नहीं बना लेंगे, मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक उनको रीइंफोर्सर नहीं मिलेगा। तो देखा आपने कि फिक्स रेशियो शेड्यूल में किस तरह से जब तक एक फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब तक हम रीइंफोर्सर प्रोवाइड नहीं करते हैं। फिक्स रेशियो शेड्यूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट है कि फिक्स रेशियो शेड्यूल में बहुत ही हाई रिस्पॉन्स रेट होता है, मतलब कि अगर से हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते रहेंगे तो लर्निंग बहुत क्विकली होगी, लेकिन जैसे ही हम रीइंफोर्समेंट को विड्रॉ कर लेंगे, तो ये जो लर्निंग है ये बहुत जल्दी डिसअपियर भी हो जाएगी। मतलब कि अगर से हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो रेड बहुत जल्दी सीख जाएगा कि 15 बार बेल प्रेस करने पर उसे फूड मिलता है, लेकिन अगर से हम 15 बार बेल प्रेस करने पर फूड अब प्रोवाइड नहीं करेंगे, मतलब रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो 6 से 7 दिन तक ही और ट्राई करेगा। उसके बाद में वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा, बेल को प्रेस करना बंद कर देगा। हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि फिक्स रेशियो शेड्यूल न्यू बिहेवियर को लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। ये बेस्ट मेथड है अगर हमें नया बिहेवियर सीखना है तो। फिक्स रेशियो शेड्यूल में रीइंफोर्समेंट के बाद एक रिस्पॉन्स पॉज आ सकता है, लेकिन इस रिस्पॉन्स पॉज के बाद में भी रिस्पॉन्डिंग बहुत जल्दी से रिज्यूम हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि अगर एक रैट 15 टाइम्स बेल प्रेस करता है तो उसे फूड मिलता है। अब अगर एक बार उसे 15 टाइम्स बेल प्रेस करने के बाद फूड मिल जाए, तो वो नेक्स्ट टाइम बेल प्रेसिंग स्टार्ट करने से पहले एक पॉज लेगा, क्योंकि उसे पता है कि अब नेक्स्ट टाइम उससे फूड तभी मिलेगा जब वो 15 टाइम्स बेल प्रेस करेगा, ना कि उससे पहले। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में भी अगर वर्कर्स ने 100 प्रोडक्ट्स बना लिए हैं और उनकी पेमेंट हो गई है, तो वो एक पॉज लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि नेक्स्ट पेमेंट 100 प्रोडक्ट्स बनाने के बाद ही होगी, ना कि पहले। हमारा नेक्स्ट टाइप है वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। इसमें हम रीइंफोर्सर को वेरिएबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के बाद में प्रोवाइड करते हैं। हमने फिक्स रेशियो शेड्यूल में देखा था कि जब ये रैट 15 टाइम्स इस बटन को प्रेस करेगा तब उसे फूड मिलेगा, वो फिक्स रेशियो शेड्यूल में था। लेकिन वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसे 15 टाइम प्रेस करने पर ही फूड देंगे।
हो सकता है कि कभी हम उसे 10 बार प्रेस करने पर फूड दे दे, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 3 बार प्रेस करने पर ही हम इसे फूड दे दे। तो यहाँ पर मैं आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर में जो रिस्पॉन्स है उसका नंबर वेरिएबल था, अलग अलग नंबर के रिस्पॉन्स पर हम इसे रीइंफोर्समेंट दे रहे थे। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल का एक और एग्जांपल है गैम्बलिंग मशीन। गैम्बलिंग मशीन में प्लेयर को यह नहीं पता होता कि उसे जीतने से पहले कितने बार खेलना पड़ेगा, इसीलिए उसे यहाँ पर में रिस्पॉन्सेस का नंबर नहीं पता कि कितने बार रिस्पॉन्स करने पर उसे रीइंफोर्सर मिलेगा। यहाँ पर में रीइंफोर्सर है जीतना, या फिर जो भी चीज हमें यहाँ से मिलेगी वो हमारा रीइंफोर्सर है। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में रिस्पॉन्स रेट बहुत ही हाई होता है, मतलब कि अगर से हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करें तो लर्निंग बहुत ही क्विकली हो जाएगी, बहुत जल्दी से लर्निंग हो जाएगी। लेकिन अगर से हम रीइंफोर्समेंट हटा ले तो जो लर्निंग है वो स्लोली डिसअपियर होगी। ऐसा क्यों होता है, इसे एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एक रैट कुछ नंबर ऑफ टाइम्स उस बटन को प्रेस करता है और उसे फूड मिलता है। अब उस रैट ने बटन के साथ में एक एसोसिएशन बना लिया है कि जब भी वो बटन प्रेस करेगा उसे फूड मिलेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कितने बार प्रेस करने पर उसे फूड मिलेगा। तो एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम बटन प्रेस करने के बाद भी अगर उसे फूड नहीं मिलता है तो वो ये सोचेगा कि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम बटन प्रेस करने पर उसे फूड मिल जाए, और वो बटन प्रेस करता रहेगा। और इसीलिए उसकी जो लर्निंग, जो उसने सीखा था कि बटन प्रेस करने के बाद में उसे फूड मिलता है, ये लर्निंग बहुत ही स्लोली डिसअपियर होगी, ना कि फिक्स रेशियो शेड्यूल के तरह ही फास्ट। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में रीइंफोर्समेंट के बाद में बहुत ही छोटा रिस्पांस पॉज होता है। ऐसा क्यों होता है, इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एक रैट अगर से एक अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ टाइम्स बटन प्रेस करने के बाद में फूड हासिल करता है, तो फूड हासिल करने के बाद में वो ये सोचेगा कि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम उसे सिर्फ 2 बार ही बटन प्रेस करने पर फूड मिल जाए। इसीलिए वो बहुत लंबा पॉज नहीं लेगा, छोटा सा पॉज लेगा और फिर से बटन प्रेस करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में जो रिस्पॉन्स पॉज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। इसमें हम रीइंफोर्सर को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में प्रोवाइड करते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप अज्यूम कीजिए कि हमने इस रैट को सबसे पहले 7 बजे फूड प्रोवाइड किया, उसके बाद हम फूड 8 बजे प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद 9 बजे। तो देखा आपने, हमने दो फूड के बीच में एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम रखा है, मतलब 1 आवर का गैप रखा है हर किसी के बीच में। तो इस तरह से हम रीइंफोर्सर को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में प्रोवाइड करते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हम उसे 1 घंटे बाद ही फूड प्रोवाइड करने वाले हैं, इसीलिए जब हम उसे पहला रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे तो उसके बाद उसके रिस्पॉन्डिंग में एक पॉज आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि नेक्स्ट फूड तो उसे 1 घंटे बाद ही मिलने वाला है। इसीलिए वो एटलीस्ट आधे घंटे तक तो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही रीइंफोर्समेंट का टाइम पास आता जाएगा उसका रिस्पॉन्स ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, मतलब कि आधे घंटे तक तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन नेक्स्ट हाफ पार्ट में, मतलब कि नेक्स्ट हाफ आवर में जैसे ही रीइंफोर्समेंट का टाइम पास पास आता जाएगा वो रिस्पॉन्स और ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा, मतलब कि वो बटन को और ज्यादा प्रेस प्रेस करता जाएगा इस उम्मीद में कि उसे खाना मिल जाए। लेकिन अगर से हम रीइंफोर्समेंट को वहां से हटा लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसका रिस्पांस बहुत ही जल्दी से वहां से डिक्रीज हो जाएगा, वो रिस्पांस करना छोड़ देगा। मतलब कि अगर से हमने पहले घंटे में भी उसे फूड नहीं दिया, उसके बाद में एक और घंटा हमने उसे फूड नहीं दिया, और उसके बाद में भी हमने फूड नहीं दिया, तो वो समझ जाएगा कि अब फूड आने वाला नहीं है और वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। हमारा नेक्स्ट टाइप है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। जैसे कि हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें हम रीइंफोर्सर को वेरिएबल टाइम इंटरवल के बाद में प्रोवाइड करेंगे, ना कि फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप अज्यूम कीजिए कि पहली बार हमने इस रैट को फूड 7 बजे प्रोवाइड किया, उसके बाद हमने नेक्स्ट फूड 1 घंटे बाद 8 बजे प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद हमने फूड 4 घंटे के बाद में मतलब 12 बजे प्रोवाइड किया। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर में जो इंटरवल है उसे सेम नहीं रखा, फिक्स नहीं रखा। यहाँ पर में जो टाइम इंटरवल है वो वेरिएबल है। पहले 1 घंटे का गैप था, फिर 4 घंटे का गैप हो गया, फिर हो सकता है कि सिर्फ 1 घंटे का गैप हो या 2 घंटे का गैप हो, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर में टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है, वेरिएबल है।
वेरिएबल रेशियो शेड्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसके अंदर में रेट ऑफ रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो होता है, मतलब कि इसमें लर्निंग बहुत ही स्लो होगी। लेकिन अगर से एक बार लर्निंग हो जाए, बिहेवियर एस्टेब्लिश हो जाए, तो इसके बाद में जो रिस्पॉन्स है वो बहुत स्लोली डिक्रीज होता है अगर से हम रीइंफोर्समेंट को हटा भी दे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर रैट को हम 30 मिनट तक फूड नहीं देंगे, तब भी वो बेल को प्रेस करता रहेगा, इस उम्मीद में कि हो सकता है कि फूड नेक्स्ट टाइम आ जाए, नेक्स्ट बार बटन प्रेस करने पर फूड आ जाए। इस तरह से जो रिस्पॉन्स है वो बहुत स्लोली डिक्रीज होता है, बहुत स्लोली डिमिनिश होता है। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में जो आफ्टर रीइंफोर्समेंट पॉज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक डॉग को पहली बार 5 मिनट बाद फूड दे और फिर उसके बाद में 10 मिनट बाद फूड दे, तो वो डॉग एक बहुत बड़ा पॉज नहीं लेगा, बल्कि वो इस उम्मीद में रहेगा कि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम फूड जल्दी आ जाए, 2 मिनट में ही आ जाए या 3 मिनट में ही आ जाए। इसीलिए जो पॉज होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। चलिए अब कुछ थ्योरिस्ट के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे फर्स्ट थ्योरिस्ट है एडवर्ड थॉर्नडाइक। इन्हें हम मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी के फाउंडर के रूप में भी जानते हैं। इन्होंने एक बहुत ही फेमस पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट्स विद कैट्स प्रस्तुत किया था, जिसके ही बेसिस पर इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट भी डेवलप किया। इस लॉ के अनुसार अगर किसी रिस्पॉन्स के बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इस बात की संभावना ज्यादा हो जाती है कि हम इस रिस्पॉन्स को फ्यूचर में रिपीट करें। वही अगर किसी रिस्पॉन्स पर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हम डिससेटिस्फाई होते हैं, तो इस बात की संभावना कम हो जाती है कि हम इस रिस्पॉन्स को फ्यूचर में रिपीट करेंगे। हमारे नेक्स्ट थेरिस्ट है बी एफ स्किनर। स्किनर ने एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तुत की गई थ्योरी को और आगे बढ़ाया। ये स्किनर ही थे जिन्होंने पहली बार ऑपरेंट कंडीशनिंग इस टर्म को यूज किया था। अभी हमने थोड़ी देर पहले शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि फिक्स रेशियो शेड्यूल क्या होता है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल क्या होता है। हमने फिक्स इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल के बारे में भी पढ़ा। ये सारी टर्म्स बी एफ स्किनर द्वारा ही प्रपोज की गई थी। इन्होंने एनिमल बिहेवियर को समझने के लिए एक स्किनर बॉक्स डेवलप किया था, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग चेंबर भी कहते हैं। इस ऑपरेंट कंडीशनिंग चेंबर के अंदर में एक की होती थी, जिसे प्रेस करके एनिमल अपने लिए फूड और वाटर अरेंज करता था। स्किनर ने इसी बॉक्स का इस्तेमाल करके ये स्टडी की कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का वेरियस एनिमल्स पर क्या इफेक्ट होता है। स्किनर ने इसी बॉक्स के ऊपर से एक और स्टडी की कि रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जो अभी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग के कुछ इंप्लीकेशंस देख लेते हैं, जो कि एक टीचर को पता होने चाहिए। एक टीचर ने बच्चों के अच्छे बिहेवियर पर उन्हें रिवॉर्ड्स देना चाहिए। ये उन बच्चों को इंकरेज करेगा कि वो इस बिहेवियर को एग्जिबिट करे, उस बिहेवियर को रिपीट करे। टीचर ने बच्चों को उनकी स्मॉल अचीवमेंट्स पर भी प्रेज करना चाहिए, उन्हें उनकी तारीफ करनी चाहिए, ताकि बच्चे इस अच्छे बिहेवियर को रिपीट कर सके, उस अचीवमेंट को रिपीट कर सके। इसके साथ ही टीचर को एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि वो रिवॉर्ड्स का ओवर यूज ना करे। अगर से रिवॉर्ड्स का ओवर यूज होता है, तो हो सकता है कि बच्चे कोई भी चीज को रिवॉर्ड्स के साथ में एसोसिएट कर ले और बिना रिवॉर्ड के कोई भी काम ना करे। इसीलिए रिवॉर्ड का ओवर यूज नहीं होना चाहिए। चलिए अब लास्ट में हम क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंस देख लेते हैं। अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स इनवॉलेंटरी होता है, एलिसिटेड होता है। अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, तो यहाँ पर में रिस्पॉन्स वॉलेंटरी होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक डॉग के सामने फूड लेकर आते हैं, तो डॉग का अपने सलाइवेशन पर कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब डॉग का ये रिस्पॉन्स एक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है। वही अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, तो ये इस रेट पर निर्भर करता है कि वो इस लीवर को दबाए या फिर ना दबाए। वो अपने नीड के अनुसार इस लीवर को दबा भी सकता है और नहीं भी दबा सकता है। मतलब यहां पर में इस रेट का रिस्पॉन्स एक वॉलेंटरी रिस्पॉन्स है। अगर हम स्टिमुलस के टाइमिंग की बात करें, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में हमें स्टिमुलस को रिस्पॉन्स के पहले प्रेजेंट करना पड़ता है और ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स के बाद। चलिए इसे भी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डॉग सलाइवेशन करे, तो हमें उसे फूड पहले देना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पहले डॉग सलाइवेशन कर ले, हम फूड बाद में प्रोवाइड कर देंगे। वही अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, तो जब तक रैट लीवर को प्रेस नहीं करेगा, उसके बाद में फूड नहीं आएगा।
मतलब फूड को हासिल करने से पहले उसे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, तभी रिस्पॉन्स के बाद उसे स्टिमुलस मिलेगा। कंडीशनिंग में अगर हम कंडीशनिंग किए जा रहे पर्सन की या फिर एनिमल के रोल की बात करें, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में लर्नर का रोल पैसिव होता है, मतलब कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। वही अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, तो जिस पर्सन की या फिर जिस एनिमल की हम कंडीशनिंग कर रहे हैं, वो एक्टिव रोल प्ले करता है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में जब तक हम एक डॉग के पास में फूड नहीं लाके देंगे, वो तब तक कोई भी एक्शन नहीं लेगा और कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक कि हम उसके पास में स्टिमुलस लाके ना दे। वही अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में डॉग कुछ तो भी एक्शन लेगा और वो बटन को प्रेस करेगा जब तक कि उसे फूड मिल ना जाए। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप एडुटैब से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।